हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएचयू वाले। तो आज मॉडर्न हिस्ट्री में हम देखेंगे अराइवल्स ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। हमने पार्ट वन में पूरा एक बेसिक इंट्रो देखा, पूरा बैकग्राउंड समझा कि किस तरह से यूरोपियंस हमारे इंडिया में एंटर करते हैं और क्या उनके पीछे बैकग्राउंड था, कैसे केप ऑफ गुड होप की खोज, ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में जो है कि फर्स्ट लेक्चर में आपको सारी चीज़ें एक पूरा बेस आपको बता दिया है। अब हमें एक एक करके सारी जितनी भी यूरोपियन कंपनीज है उसके बारे में जानना है। तो पहले वीडियो में आपको हमने ये सारी चीज़ें, जिसमें हमने कॉलोनाइजेशन बताया, उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें केप ऑफ गुड होप, सी रूट, वास्को डी गामा, जितनी भी सारी चीज़ें, एक बेसिक जो इंट्रो था वो सब चीज़ें हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में दे दी। ठीक है, जिसमें हमने पोर्तुगीज़ के ऊपर बात किया था और पोर्तुगीज़ से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे और जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो हमने आपको इसमें बताने का पूरा प्रयास किया। ठीक है, अब जो हमारा सेकंड लेक्चर है आज का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो मेनली आपका डच पे होगा। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने पुर्तगीज़ को बताया, जो सबसे पहली यूरोपियन कंपनीज थी जो इंडिया में आई, इस्टेब्लिश हुई और एक तरह से ट्रेड करना शुरू कर दी थी। ठीक है, तो उसके हमने ऊपर बात की कैसे पुर्तगीज़ जो है कि वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप की खोज की और इंडिया में एंटर किया, और ये सारी चीज़ें हमने पूरा चीज़ें से बता दिया है। ठीक है, एक पूरा बेस और बैकग्राउंड बता दिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से जाके मॉडर्न हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको डच का जो वीडियो है, जो हम अगला लेक्चर ले रहे हैं, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिला है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज। साथ ही साथ जितने भी पीवाईक्यू जो चाहे वो सीटीपीजी, यूजी, सॉरी सीटीपीजी के, बीएचयू के, या फिर सीटीपीजी के, या फिर डीयू के, जेएनयू के, हर एक पीवाईक्यूज आपको डिटेल एनालिसिस के साथ सॉल्व किए कराए गए मिलेंगे। साथ ही साथ आपको यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज भी मिलेंगे, उसके लेक्चर्स भी मिलेंगे, हिस्ट्री के प्रॉपर आपको लेक्चर्स मिलेंगे, और साथ ही साथ बीएचयू के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के डॉक्टर सत्यपाल यादव सर की ऑफलाइन क्लास और उनकी डिटेल गाइडेंस भी मिलेंगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 8090209418। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, कोई भी क्वेरी आप व्हाट्सअप कॉल और मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। लेक्चर हमारा दूसरा लेक्चर आपको हमने जैसा कि बताया, पार्ट वन हमने ले लिया। दूसरे लेक्चर में डच के ऊपर बात करेंगे। अब इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, जितनी भी बैकग्राउंड थी, जो आपको एक बेसिक समझ होनी चाहिए यूरोपियंस, अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस पे, हमने पूरा एक इंट्रो आपको फर्स्ट लेक्चर में दे दिया है। अब हमें जानना है मेनली जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम को दे रहे हो, चाहे आप सीटीपीजी दे रहे हो, यूजी दे रहे हो, सेट दे रहे हो, यूजीसी दे रहे हो, तो आपको एक बैकग्राउंड अच्छे तरीके से पता है। तो आपको जानना क्या है, तो आपको जानना है इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो जानना है। ठीक है, क्या जानना है, फैक्ट। हमने कंसेप्ट को पहले ही जान लिया अच्छे तरीके से। अब हमें जितनी भी यूरोपियन कंपनीज थी जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उससे रिलेटेड फैक्ट्स को अच्छे तरीके से जानना है, याद करना है। तो इस वीडियो में हम आपको मेनली इसी चीज़ पे जो है कि पॉइंट आउट करेंगे कि किन क्वेश्चन को आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कौन से क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू के रूप में पूछे गए हैं। तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, साथ में नोट डाउन भी करते चलिएगा। ठीक, इसमें हम लोग सिर्फ डच के ऊपर बात करेंगे, एक एक सेपरेट वीडियो जाएगी, जिससे आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो फैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, और कोई ये जितने भी आपको नोट डाउन देखे हुए मिलेंगे किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको ये सारी चीज़ें बताने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो हमने फर्स्ट बात की थी पोर्तुगीज़ को, आपको हमने पहले बताया भी कि किस क्रम में जो है कि यूरोपियन कंपनी आई थी, और आपको ट्रिक भी बताया था, PDEF। ठीक है, पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश और फ्रांसिस। ठीक है, मतलब फ्रेंच। ठीक है, फ्रांसीसी आए थे, बीच में डेनिस भी है, डेनिस भी याद कर सकते हैं। तो ये जो आपका ट्रिक है, इस ट्रिक को याद कर लीजिए। अब ये ट्रिक हम क्यों बोल रहे हैं याद करने के लिए, तो ये जो ट्रिक है ये हमेशा पूछा जाता है कि इनका क्रम लगाइए। अब क्रम अगर आपको ईयर नहीं याद है तो सिर्फ अगर आप ये ट्रिक याद कर लेंगे, PDEF, तो इससे आप बिल्कुल सही कर जाएंगे, और ये आपका मोस्ट 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 रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस ट्रिक को अगर अभी तक आपने अपने नोट्स में याद नहीं लिखा नहीं है तो लिख लीजिए। ओके, अब हम लोग फर्स्ट पोर्तुगीज़ के बारे में तो सारी चीज़ें डिटेल से बात कर लिए। अगर कोई भी क्वेश्चन उससे छूट गया होगा, कोई ऐसा फैक्ट छूट गया होगा, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन छूट गई होगी, तो वो हम जब अपना लाइव लेक्चर्स लेंगे या क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो उसमें हम लोग कवर अप कर लेंगे। ओके, एक लेक्चर में हर एक डिटेल को कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है और लेक्चर लेंथी भी हो जाएगा। ठीक,
चलिए, डच के ऊपर बात करेंगे तो डच कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। ठीक, इन 1602 द डच, जिन्हें हॉलैंड निवासी भी बोलते हैं, हॉलैंड के थे ये लोग इसलिए इन्हें हॉलैंड निवासी बोलते हैं। ठीक, इन 1602 द डच हॉलैंड पार्लियामेंट पास द रिजोल्यूशन टू इस्टेब्लिश अ ज्वाइंट स्टॉक डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, डच संसद द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है 1602 ईस्वी में और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ठीक, तो अगर ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ठीक, तो 1602 ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये भारत में इस्टेब्लिश होने वाली फर्स्ट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इस्टेब्लिश इन इंडिया इज डच कंपनी। ठीक है, मतलब कई लोगों की पूंजी मिला के इसको जब इस्टेब्लिश किया गया था, ऐसी कंपनी पहली थी ये। ठीक, जो भी आपको हमने बताया कि जो हॉलैंड या फिर नीदरलैंड के जो भी लोग रहते थे उन्हें डच कहा जाता था। ठीक है, आप जब वेस्ट एशिया पढ़ेंगे, साउथ ईस्ट एशिया, तो यहाँ वहाँ पे भी इनका काफ़ी प्रभुत्व देखने को मिलता है। जब आप मास्टर्स में आएंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से साउथ ईस्ट एशिया का एक बीएचएम पेपर होता है, जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो डच थे वो सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि साउथ ईस्ट एशिया में भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेड के लिए फेमस थे और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे किए। ठीक, तो अगर डचों का बात आएगा तो ये कंसेप्ट भी कहीं कहीं पूछ लिया जाता है। ठीक, okay, the residents of Holland of the Netherlands were referred to as a Dutch. Okay, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अभी जो डच कंपनी थी इसकी क्या क्या चीज़ें थी, कैसे इनका गठन हुआ, इसके बारे में जानते हैं। A 17-member board was formed to oversee the Dutch company which operated under the directives of Dutch government। ठीक है, डच सरकार की जो भी डायरेक्शन के थ्रू ये जो है कि कंपनी चलती थी, जिसमें 17 मेंबर थे, 17 मेंबर की देखरेख में एक बोर्ड का गठन किया गया था इस डच कंपनी की पूरा डायरेक्ट करने के लिए। ठीक, इसका जो मेन नाम था जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था तो उसका जो नाम था वो था वेरिंगदे ओस्त इंडिसे कंपनी। ठीक है, इसका पूरा ऐसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी नाम नहीं था। जैसे आप जानेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी चाहे पोर्तुगीज की कंपनी थी उसका भी नाम आपको एस्तादो इंडिया और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये याद रखिएगा कि कई बार ये पीवाईक्यूज में पूछा हुआ है कि किसका नाम ये था, वीओसी या फिर वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी। तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1602 में इस्टेब्लिश हुई थी तो इसका जो मेन नाम था ये था। ओके, और ये आपका पीवाईक्यूज रह चुका है यूजीसी नेट का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि इस कंपनी को द कंपनी वाज ग्रांटेड अ चार्टर बाय द डच पार्लियामेंट स्टेटेड, जिसे डच पार्लियामेंट को स्टेट जनरल भी बोलते थे, फॉर 21 ईयर्स टू कंडक्ट ट्रेड, इंगेज इन अटैक्स एंड कॉन्क्वर टेरिटरीज इन इंडिया एंड द ईस्ट। अभी जो डच कंपनी थी, डच का जो रूलर था या फिर जो वहाँ पे संसद था, मेन बॉडी ऑफ रूलिंग, तो वो लोग क्या किए कि इस कंपनी को 21 साल का अधिकार देते हैं, एक चार्टर एक्ट पारित करते हैं, एक अधिकार पत्र देते हैं कि आप 21 वर्ष तक भारत और ईस्ट में, पूरब में, भारत के पूर्व में जो है कि देश के पूर्व में आप व्यापार कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं और वहाँ पे विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी संधियाँ उसके आप हक है। ठीक, आपका हक है। ठीक, तो ये सारे आपके एकाधिकार या फिर कह सकते हैं मोनोपोली डच ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई थी डच संसद के द्वारा कि 21 साल तक आप यहाँ पे ये सारी चीज़ कर सकते हैं। यानी कि आप देखेंगे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को जितने भी आप 1773 चार्टर देख लिया या फिर 1600 चार्टर देख लीजिए, 1600 में चार्टर एक्ट मिला था, तो उन्हें चार्टर मिला था कि आप 15 साल तक कर सकते हैं, फिर अनलिमिटेड कर दिया गया, फिर 20-20 साल के बढ़ाया गया। वैसे ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी जब इस्टेब्लिश हुई थी तो उसे 21 साल का अधिकार प्राप्त हुआ था ट्रेड करने के लिए, अटैक करने के लिए। ओके, और यहाँ पे जो इसकी प्रारंभिक पूंजी जो लगाई थी, उसने जो इनिशियल कैपिटल कंपनी ने लगाई थी वो था 65 लाख गिल्डर्स। ये क्वेश्चन पूछा नहीं है लेकिन फिर भी आपको बता दें कि जब कंपनी स्टार्टिंग में यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी तो इसने कुल 65 लाख की अपनी कैपिटल जो है कि यहाँ पे लगाई थी। ओके, ये चीज़ें याद रखिए। कितने साल का अधिकार प्राप्त है, 21 सालों का अधिकार प्राप्त हुआ था इसी डचों को ट्रेड करने के लिए इंडिया में। ठीक, चलिए
अगला है कि इन इंडिया द डच ईस्ट इंडिया कंपनी सून गेन्ड अ मोनोपोली ओवर द स्पाइसेस ट्रेड। अब देखेंगे कि जैसे जैसे आप डचों की देखेंगे 1602 में जब कंपनी स्टैब्लिश होगी, तो धीरे धीरे ये अपने ट्रेड को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, और धीरे धीरे देखेंगे कि जो स्पाइसेस जहाँ पे इंडिया बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्ट करता था, बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता था, तो जो मसालों का व्यापार था उस पर एकाधिकार हो जाता है। जब पोर्तुगीज़ को इतना ज़्यादा उन लोग देखेंगे कि वास्को डी गामा आता है और इसे कितना ज़्यादा लाभ होता है, बहुत ज़्यादा जो है कि उसे लाभ होता है, तो इस लाभ को देख के वो लोग स्पाइसेस को पे धीरे धीरे डच भी देखेंगे, सीख लेंगे, और धीरे धीरे इनका पूरा एक मोनोपोली हो जाएगा किस पे, स्पाइसेस पे। ठीक, ये जो कंपनी है वेरिंग ओस्ट इंडी से, इसका मसालों के व्यापार पे एकदम अधिकार हो जाएगा, और इसमें जो ऑफिसर होंगे, डच नौसेना नायक होंगे, वादर है। ठीक है, 1605 ईस्वी में ये क्या करेंगे कि मसूलीपट्टनम पहला अपना जो है कि डच कारखाना स्टैब्लिश करेंगे। जब देखेंगे धीरे धीरे इनका ट्रेड काफ़ी ज़्यादा जो है कि एक्सपेंड करने लगता है, तो 1605 में लोग अपना पहला कारखाना, पहला गोदाम स्टैब्लिश करेंगे, जहाँ पे वो सारी चीज़ों को एक जगह रख सकते हैं और अच्छे तरीके से अपने ट्रेड को चला सके। तो वो जो ऑफिसर थे उनका नाम था वेदर है, ये याद रखिएगा। कब? तो 1602 में ये इस्टेब्लिश करेंगे अपनी कंपनी, और ठीक 3 साल बाद देखेंगे एक अपना कारखाना इस्टेब्लिश करेंगे, एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे। कहाँ पे? केरल में। ठीक है, कोरमंडल क्षेत्र मसूलीपट्टनम में अपना जो है कि कोरमंडल क्षेत्र के मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना इस्टेब्लिश करेंगे, और ये आपका मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू है। ठीक, ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डचों ने अपनी पहली कारखाने की स्थापना कब की थी, कहाँ की थी, याद रखिएगा। ओके, और देखेंगे जब इन्होंने पहली कार करेगी, तो दूसरी अपनी फैक्ट्री इन्होंने पैतोपोली, जो कि निजामपट्टनम में है, ठीक है, निजामपट्टनम भी आ सकता है, पत्तोपोली भी आ सकता है, यहाँ पे ये अपनी दूसरी फैक्ट्री भी स्टैब्लिश करते हैं जस्ट इसके बाद। तो ये भी इस बार जो है कि कुछ इसी रिलेटेड, इससे ही रिलेटेड जो है कि आपका क्वेश्चन CUT में पूछा गया था। ठीक, ये भी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अब धीरे धीरे देखेंगे कि ये अपनी धीरे धीरे ट्रेड को काफ़ी बढ़ाते जाएंगे, और धीरे धीरे बहुत सारे जो है कि अपने कारखानों को इस्टेब्लिश करेंगे, जिसमें ये आपके कारखाने का जो क्रम है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, या फिर ये पूछ लेते हैं कि इस कारखाने का इस्टेब्लिश कब हुआ था, या फिर ये क्रम से लगा, ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आपका जो लाइन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सम अदर फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश बाय द डच इन इंडिया इंक्लूड पुलिकट 1610, सूरत 1616, कारिकल 1645, चिंसुरा 1653। ये चिंसुरा काफ़ी बार पूछा हुआ पीवाईक्यू है आपका। कोचीन में 1663 में, कासिम बाजार 1658, एंड बालासोर नागापट्टनम 1698, 1658। इन जगह से ये लोग लगातार अब इनका ट्रेड काफ़ी एक्सपेंड होता जाता है, और ऐसे देखेंगे कि लगभग लगभग 10 से ज़्यादा ये लोग अपने कारखाने इस्टेब्लिश कर लेते हैं, यानी कि इनका जो ट्रेड था इस टाइम तक काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। ठीक, अब धीरे धीरे देखेंगे कि ये जो चीज़ें होंगी, तब ये धीरे धीरे डच में, ब्रिटिशर्स में और पोर्तुगीज़ में कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलेगा। सब अपने अपने ट्रेड को एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे भारत में, और यही कहीं ना कहीं रीज़न भी देखने को मिलेगा कि इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे ये अपने कोचीन में एक इस्टेब्लिश कर चुके हैं कारखाना। कोचीन पर डचों का अधिकार 1753 ईस्वी तक था। ठीक, और उसके बाद ये अंग्रेजों के अधीन हो गया था। यहाँ पे आप देखेंगे कि डचों को जो कि 1659, ये इसलिए ये लाइन डोनेट की गई 1659 में, बेदरा की युद्ध, बेदरा का युद्ध का आपने नाम सुना होगा, जहाँ पे अंग्रेजों ने डचों को हराया। सॉरी सॉरी, 1659, 1759। ओके, यहाँ 1759 है। ओके, तो यहाँ पे 1753 इसलिए दे रहा है कि 1750 तक देखेंगे डचों का कोचीन पे अधिकार रहेगा, लेकिन जब 1759 में यहाँ पे देखेंगे बेदरा का युद्ध होगा, आगे हम जिक्र करेंगे। बेदरा का युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच में होगा, और फिर ये अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। ठीक, एक कोचीन एक काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट ट्रेड प्लेस है, और यहाँ पे देखेंगे कि ब्रिटिशर्स हों या फिर आपके पोर्तुगीज़ हों या फिर डच हो, सबके यहाँ पे कारखाने रह ही रहे हैं। ठीक, तो ये बहुत अच्छा एक क्या बोल सकते हैं तटीय क्षेत्र, और ये ट्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस भी है। ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ हम्म अगला है कि अब देखेंगे कि धीरे धीरे ये अपने कारखाने इस्टेब्लिश करते हैं। पुलिकित में स्थापित डच कारखाने को गेल्ड्रिया का किला कहा जाता था। ठीक है, या फिर आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो गेल्ड्रिया का किला था उसे कहाँ पे था, या फिर किस कारखाने को कहा जाता था। तो डच फैक्ट्री स्टैब्लिश इन पुलिकट वाज कॉल्ड फोर्ट गेल्ड्रिया।
ठीक, जो पुलिकट में जो फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई थी उसे फोर्ट गेल्ड्रिया भी कहा जाता है, और ये फोर्ट गेल्ड्रिया डचों के लिए ही फेमस है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब डच यहाँ पे किस किस चीज़ का ट्रेड करते थे ये भी इम्पोर्टेंट है। तो डच यहाँ पे नील, ठीक है, इंडिगो हो गया, सोरा हो गया, ठीक है, साल्ट पीटर, सूती वस्त्र, कॉटन टेक्सटाइल्स का, ये सारी चीज़ों का क्या करते थे, निर्यात किया जाता था डचों द्वारा भारत से। ठीक है, तो ये सब एक्सपोर्टर थे इन सारी चीज़ों को, जहाँ से नील, सोरा, सूती वस्त्र, इन सारी चीज़ों का काफ़ी भारी मात्रा में, साथ ही साथ मसालों का भी काफ़ी भारी मात्रा में ये लोग जो है कि एक्सपोर्ट करते थे। ठीक, बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री पीपली में स्थापित की गई, लेकिन शीघ्र ही पीपली की जगह बालासोर में फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि बंगाल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कॉलोनियल पीरियड में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस रहता था, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इवेंट्स हुई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली डच फैक्ट्री पीपली नामक जगह पे इस्टेब्लिश की गई थी, उसके बाद इसे बालासोर में इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है जो पूछा जाता है। ठीक, 1653 में देखेंगे चिंसुरा में डचों ने गुस्ताबुल, ठीक है, गुस्ताबुल फोर्ट नाम के किले का निर्माण कराया था। चिंसुरा में इनका कारखाना भी स्टैब्लिश हुआ था, और यहीं पे एक इन्होंने एक फोर्ट का भी स्टैब्लिश किया था जिसका नाम था गुस्ताबुल। और ये भी आपका पीवाईक्यू है, काफ़ी बार पूछा जाए। जैसे पुलिकट के किले, पुलिकट में जो इन्होंने कारखाना स्टैब्लिश किया था उसे गैल्ड्रिया कहा जाता था, वैसे चिंसुरा में जो इन्होंने कारखाना स्टैब्लिश किया था उसे गुस्ताबुल फोर्ट बोलते थे। ठीक है, अभी जो कोरोमंडल तटवर्ती प्रदेशों पे ये लोग जो ट्रेड करते थे वो मेनली ये सूती वस्त्रों की वजह से करते थे, कॉटन क्लोथ की वजह से। यहाँ पे काफ़ी अच्छे में इसके कॉटन टेक्सटाइल का ट्रेड होता था। तो यहाँ पे डचों द्वारा तटवर्ती प्रदेशों में सूती वस्त्रों का व्यापार किया जाता था, यानी कि कॉटन टेक्सटाइल्स का ये लोग ट्रेड करते थे। ओके, आगे देखते हैं। हाँ, मालाबार क्षेत्र में ये लोग मसालों का व्यापार करते थे, जहाँ से ये लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में मसालों का ट्रेड करते थे। ठीक, डचों ने भारत में मसालों की तुलना में कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया, अर्थात भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने वाले डची थे। ठीक, अब याद रखिए कि जब पोर्तुगीज आए थे तो ये मसालों को सबसे पहले इंपॉर्टेंस देने वाले पोर्तुगीज थे, उसके बाद अलग अलग यूरोपियन कंपनीज ने भी इस पर ध्यान दिया, लेकिन इन्होंने मसालों को तो महत्व दिया है, लेकिन उससे ज़्यादा वो लोग भारतीय वस्त्रों को यानी कि कॉटन को, कॉटन टेक्सटाइल को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी, और इसे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर बनाने वाली जो कमोडिटी थी वो डच कमोडिटी थी, जिन्होंने कॉटन टेक्सटाइल का सबसे ज़्यादा ट्रेड किया था इंडिया में। ओके, हम आपको मेन मेन चीज़ें जो बता रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी हमने बैकग्राउंड आपको बता दिया है सारी चीज़ें। डचों ने पुलिकट जो उसका मुख्यालय था इनका, मेन आपका कर सकते हैं सेंटर था, अपने सिक्के भी चलाए, पैगोडा नामक इन्होंने सिक्के चलाए थे, ये आपको हमने शॉर्ट्स में भी कराया है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस यूरोपियन कंपनीज ने पैगोडा नामक एक गोल्ड कॉइन को गोल्ड कॉइन मतलब चलाया था, ठीक, इंट्रोड्यूस किया था, तो वो कौन था, डच थे। कहाँ पे, पुलिकिट में किया था, जो इनका मेन हेड क्वार्टर था। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे एक्सपेंड होने लगता है पोर्तुगीज में, अंग्रेजों में और डचों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होने लगेगा, और इसके बाद डच और अंग्रेजों में जब काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होने लगेगा तो डच और अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध होता है 1759 में, 1759 में, जिसे बेदरा का युद्ध कहते हैं। और ये बेदरा का युद्ध ही भारत में डचों के अस्तित्व का एक निर्णायक युद्ध रहता है, और इस युद्ध में जो है कि अंग्रेजों की विजय होती है, और डच साम्राज्य के लिए भारत के व्यापार से अलग हो जाते हैं, उन्हें भारत के व्यापार का जो अस्तित्व है वो खो देते हैं। और 1759 का ये बेदरा का युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ही देखेंगे एक और युद्ध होगा 1760 का, वांडीवास का युद्ध, जिसमें देखेंगे फ्रांसीसियों का जो है कि अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो ये जो युद्ध थे यहाँ पे आप देखेंगे कि डचों को यहाँ से हटा दिया गया, डचों को पोर्तुगीज पहले ही हट गए थे, और इसके बाद फ्रांसीसी भी हट जाएंगे, और इस तरह के देखेंगे धीरे धीरे भारत में ट्रेड पे पूरा एक मोनोपोली हो जाएगा ब्रिटिशर्स की। ओके, तो ये बेदरा का युद्ध काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट 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 रिपीटेड पीवाईक्यू है। ओके, उतना ज़्यादा डचों से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसलिए मैं आपको इसको बहुत शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम आपको बताकर आगे बढ़े, ताकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उस पर हम लोग और अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकें। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इससे जो फैक्ट है वो आता है बैटल ऑफ कोलाचल। ठीक है, ये आप जान लीजिए, अभी एक क्वेश्चन पूछा नहीं गया, फिर भी इन बाय द वे अगर पूछ दे तो आप इसके बारे में पता हो। बैटल ऑफ कोलाचल होता है, यह बैटल होता है मार्तंड वर्मा,
ठीक है। ये जो है कि मार्तंड वर्मा होते हैं त्रावणकोर के राजा। द दिस बैटल वाज फॉट बिटवीन मार्तंड वर्मा द किंग ऑफ त्रावणकोर एंड द डच एट द कोलाचल मॉडर्न डे कन्याकुमारी इन 1740 एंड वाज वोन बाय मार्तंड वर्मा इन अगस्त 1741। ठीक है। जो है कि मार्तंड वर्मा, ये जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला तो याद रखिएगा मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के राजा थे और इन्होंने डचों को हराया था कोलाचल के युद्ध में 1740 में, आधुनिक कन्याकुमारी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसने डचों को हराया था 1740 में, तो वो थे मार्तंड वर्मा। ठीक है। अंग्रेजों से हारने से पहले ये भारतीयों से हारे थे, वो थे मार्तंड वर्मा के हाथों से। ठीक। और इनका एक तरह से देखेंगे तो फेल्योर का एक ज़्यादा एक मेन रीज़न ये था कि इसका सरकार के सीधे नियंत्रण में होना और कंपनी के भ्रष्ट एवं अयोग्य पदाधिकारी और कर्मचारी। ठीक है। अब ये भारत में क्यों फेल्योर हो गए इतनी जल्दी? 1605 1602 में इस्टेब्लिश हुए और 1759 में देखेंगे, या 1760 ही मान लेते हैं, इतने इतने टाइम में ही ये क्यों भारत से चले गए और ये असफल हो गए? तो ये था कि इनका जो डायरेक्शन था, जो सरकार का सीधे नियंत्रण में होना, सरकार का बहुत इसमें ज़्यादा इन पे कंट्रोल था, और यहाँ इनके जो अधिकारी थे, ऑफिसर थे, काफ़ी ज़्यादा करप्ट थे, उतने ज़्यादा योग्य नहीं थे। इस वजह से डच जो है कि भारत में अपनी ट्रेड मोनोपोली स्टैब्लिश नहीं कर पाए जैसे ब्रिटिशर्स कर पाए। एक अच्छी रणनीति भी नहीं थी इनके पास। तो ये भी सारी चीज़, बहुत सारी रीज़न है जो इनको भारत में टिके ना रहने के लिए साबित हुई। तो ये इसमें हमने आज के वीडियो में हमने डचों के बारे में जाना, जिसमें डच के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हम आपको बता दिए। इनसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, 2-3 4-5 क्वेश्चन इनसे जो फेमस है पूछे जाते हैं, वो सारे हमने बताया। अगला जो वीडियो होगा वो हम लोग ब्रिटिशर्स के ऊपर बात करेंगे, जो कि मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। तो अगले वीडियो के लिए बिल्कुल इंतज़ार करिएगा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने पूरा एक कंसेप्ट बताया पूरी यूरोपियन कंपनीज के बारे में, वो ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।